हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और इस समय हम आपका चला रहे हैं डीएलएड जो है डीएलएड बुक की सीरीज चला रहे हैं एजुकेशन की, जिसमें हम आपको सारी बुक्स कराएंगे डीएलएड की। जो भी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी बुक्स चारों सेमेस्टर की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को हम करवाएंगे। तो हमारा इस समय चल रहा है प्रथम सेमेस्टर की जो बुक है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, जिसे हम एजुकेशन 1 भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमने कुछ करा दिया है, उसके आगे हम आज कराएंगे। तो अगर इसकी पीडीएफ भी हमने आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ इस बुक की पीडीएफ हमने डाल दी है, तो उसे ले लीजिएगा वहाँ से। ओके, तो चलिए, हमने पिछली वीडियो में कहाँ तक देख लिया था उसको देखते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर कहाँ तक देखा था आपका, हमने यहाँ पर देखा था आपका बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र देख लिया था। बाल विकास की अवस्थाएं ये सारी देख ली थी हमने। शारीरिक विकास, मानसिक विकास देख लिया था। आज हम देखेंगे संवेगात्मक विकास, और देखेंगे जैसा भी होगा तो आगे भी देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। और हम जल्दी से ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि सारी बुक्स जल्दी से जल्दी हम आपकी ख़त्म करवा दें। वैसे थोड़ा सा ये बड़ा है, और ये आपके लिए समझना भी ज़रूरी है कि ये जो यूपी टेट है आपका, एक बेसिक पूछता है, बेसिक चीज़ें पूछता है यूपी टेट, और पॉइंट टू पॉइंट पूछता है। वो आपके लिए 100% यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। ये मान के चलिए, आप डीएलएड की सारी बुक्स पढ़ लेंगे तो यूपी टेट आपका 90 से हम कह सकते हैं 95% तो आपका यही तैयार हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी वाला पार्ट 30 नंबर वाला, क्योंकि इससे अलग कुछ है ही नहीं। बस हम टॉपिक वाइज अलग बोर्ड पे पढ़ेंगे, वो याद रखिएगा। तो ये क्लास आपके लिए किसकी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, डीटी प्लस भी आपका, ये मान के चलिए वैकेंसी आएगी 4-5 महीने में, उसका भी एग्जाम हो जाएगा। केवीएस आ जाएगा तो उसका, रीट आने वाला है उसका भी हो जाएगा इसमें आपका, और यूपी टेट तो है ही आपका, और सुपर टेट भी। ठीक है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जहाँ भी आपका साइकोलॉजी पूछा जाएगा, वहाँ के लिए ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। तो चलिए हम सीधे आते हैं अपने जो हमें आज पढ़ना है उस पर। तो ये सारी चीज़ों को हमने देख लिया था, ये भी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम सीधे आएंगे मानसिक विकास के बाद मानसिक विकास हमने देखा था, अब आएंगे संवेगात्मक विकास पर। तो हम आ गए हैं अब, देखिए बुद्धि के बारे में भी हमने जान लिया था। तो ये सब चीज़ें देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहे जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आपकी बनेगी यहाँ से। अब हम आते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास पे। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और आप जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पियाजे के सिद्धांत को देखते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, पियाजे को हम अंग्रेजी में पाइगेट भी कहते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 कालों में बांटा है, यानी कि 4 स्टेज में उसको विभक्त किया है। पहला क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी अवस्था को हम कहते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। और तीसरे को हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथे को हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। यहाँ पर आपके कभी कभी एग्जाम में अंग्रेजी में भी नाम दे दिए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। देखिए अंग्रेजी में हम एक ही नाम से जानते हैं और हिंदी में कई नामों से जानते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि संवेदी पेशीय अवस्था लिखी, इसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम क्या कह देते हैं, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। तो अंग्रेजी में आप याद करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम पहली स्टेज पे आते हैं। पहली स्टेज क्या है आपकी, पहली स्टेज है आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी आपके लिए। जन्म से 2 वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी, किसी भी एग्ज़ाम जहाँ भी साइकोलॉजी पूछा जाएगा वहाँ के लिए। तो इसकी हमेशा ज़्यादातर इसकी एज ही पूछा जाता है। ठीक है, कि कितने तक एज है, और सबसे ज़्यादा एज पूछी जाती है तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की पूछी जाती है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या है संवेदी पेशीय अवस्था। जन्म से 2 वर्ष तक बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न रूप से होता है। इस आयु के बच्चे अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो यहाँ पर बच्चे इंद्रियों द्वारा सीखते हैं। और इस अवस्था को पियाजे ने 6 उप अवस्थाओं में बांटा है। ये चीज़ याद रखिएगा, जो पियाजे की मेन स्टेज हैं वो हैं 4। ठीक है, और जो संवेदी पेशीय अवस्था इनकी पहली अवस्था है, पहली अवस्था को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। उन 6 भागों को हम जानते हैं। तो पहली क्या है, सहज क्रिया की अवस्था, सहज क्रियाओं की अवस्था पहली है। तो देखते हैं पहली क्या है, सहज क्रियाओं की अवस्था। तो ये देखते हैं क्या चीज़ है, ये वाली आपकी है सहज क्रियाओं की अवस्था। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे सहज क्रियाओं की अवस्था में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हमें जाननी है। तो ये अवस्था जन्म से 30 दिन तक होती है। जो सहज क्रियाओं की अवस्था है, पहली अवस्था है
ये पहली अवस्था है। ये जन्म से 30 दिन तक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे अंदर से यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, बस संख्या पूछ ली जाती है। और इसमें शिशु केवल सहज क्रिया करता है। इनमें वस्तु को लेकर मुंह में चूसने की क्रिया सबसे अधिक प्रबल होती है। यहाँ पर बालक क्या होता है, सिर्फ कोई भी वस्तु पाता है और मुंह में डाल लेता है बस। और दूसरी इनकी अवस्था कौन सी है, दूसरी अवस्था है प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सर्कुलर रिएक्शन प्राइमरी। तो ये होती है 1 माह से 4 माह के बच्चों की सहज क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर इनकी अवस्था यही होती है और कुछ सीमा तक उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती हैं, दोहराई जाती हैं और समन्वित होती हैं। तो ये हो गया। देखिए ये डिटेल में आपका इतना अंदर से नहीं पूछेगा, कोई खास एग्जाम होगा जैसे DT+B में आपका यहाँ से पूछ सकता है। फिर तीसरी अवस्था हमारी क्या है, गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर एक्टिविटीज़। यह अवस्था 4 माह से 6 माह की होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने, इधर उधर करने, अनुक्रियाएं करते हैं और वे ऐसी अनुक्रियाएं करते हैं जिनसे उन्हें सुख मिलता है। ठीक है, और सुख मिलता है इसे क्या कहते हैं। और फिर क्या चीज़ें हैं, गॉड, ये अगली अवस्था हमारी आ गई, चौथी अवस्था। ठीक है, तो देखिए तीसरी अवस्था में क्या कहा गया है कि गौण वृत्तीय अवस्था, ये 4 से 6 माह की अवस्था होती है और इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करने व इधर उधर की अनुक्रियाएं करते हैं और वे ऐसी भी अनुक्रिया करते हैं जहाँ से उन्हें सुख मिलता है, यानी जो उन्हें अच्छा लगता है वही चीज़ें यहाँ पर होती हैं। फिर अगली अवस्था है हमारी गॉड स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। तो ये अवस्था 8 से 12 माह की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु उद्देश्य और उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है और बड़ों का अनुकरण करता है। यहाँ पर बच्चा क्या है, बड़ों का अनुकरण करने लगता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। क्या है, तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। तो ये अवस्था जो है 12 से 18 माह की होती है और इसमें जो है बच्चे वस्तुओं के गुणों को प्रयत्न व भूल द्वारा सीखते हैं। क्या लिखा हुआ है, प्रयत्न व भूल द्वारा। ये किसका सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयत्न व भूल का। ठीक है, तो उसके द्वारा बच्चे यहाँ पर सीखते हैं। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं अगली है छठी अवस्था हमारी, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ये अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था है। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति भी उसके अस्तित्व को समझने लगता है। क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं। यह अवस्था 18 से 24 माह की अवस्था है। इस अवस्था में देखी हुई वस्तु की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पियाजे की पहली अवस्था। कौन सी थी, संवेदी गामक अवस्था, जो हमने अभी देखी, संवेदी गामक अवस्था। और ये अवस्था हमने देखी जन्म से 2 वर्ष की अवस्था थी। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया। और फिर अब हम आते हैं अगली अपनी मेन स्टेज जो है, दूसरी क्या है, एक मिनट, दूसरी अवस्था हमारी क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ये मेन अवस्था है, मेन अवस्था हमारी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या है, ध्यान से देखिएगा। इस अवस्था में पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से 2 से 7 वर्ष की अवस्था को इन 2 उप अवस्थाओं में बांटा है। देखिए 2 से 7 वर्ष इसकी एज होती है दूसरी अवस्था की, और पियाजे ने इसे भी 2 भागों में बांटा है। तो पहला क्या है, पहला है प्राक संक्रियात्मक अवधि और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। ठीक है, पहला क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवधि और दूसरा है अंतर्दर्शी अवस्था। और जो ये है प्राक संक्रियात्मक अवधि, यह 2 से 4 वर्ष तक की होती है और अंतर्दर्शी अवस्था जो होती है 4 से 7 वर्ष तक की होती है। और जो इसका मेन हमने देखा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने जान ली। फिर अब हम देखते हैं इन दोनों अवस्थाओं में क्या कहा गया है। तो जो आपका है प्राक संक्रियात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष की, इस अवस्था में बच्चे इस अवस्था में जो है बच्चे अपने इधर उधर की वस्तुओं, प्राणियों व शब्दों में संबंध स्थापित करने लगते हैं और ये सब अनुकरण व खेल द्वारा होता है। ठीक है, पियाजे के अनुसार 4 वर्ष तक की अवस्था के बच्चे सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में लेते हैं। इनके कहने का मतलब है यहाँ पर जो बच्चे होते हैं 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था में, वो सभी निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं और दूसरे बच्चे अपने विचारों को सही मानते हैं और ऐसा समझाते हैं कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही है। ठीक है, फिर अगली अवस्था हम देखते हैं प्राक संक्रियात्मक के अंतर्गत दूसरी अवस्था। ये अवस्था 4 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बालक जो है भाषा सीखने लगता है, चिंतन व तर्क भी करने लगता है। ठीक है, थोड़ा बहुत चिंतन और तर्क करने लगता है, परंतु उनके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। ठीक है, परंतु उनके तर्क चिंतन में कोई क्रमबद्धता नहीं होती है। और 6 वर्ष की आयु पूरी करते करते बालकों में मूर्त प्रत्ययों के साथ अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण होने लगता है।
ठीक है। तो ये दूसरी अवस्था हमने समाप्त की। दूसरी अवस्था हमने क्या देखा, प्राक संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या थी, 2 से 7 वर्ष। इसे 2 भागों में बांटा गया था, एक 2 से 4 वर्ष में और एक बांटा गया था 4 से 7 वर्ष में। ठीक है, तो ये दो भागों में हमने बांटा और दोनों भागों को हमने अच्छे से जान लिया। अब हमारी तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो हम इसमें देखते हैं क्या चीज़ है। चलिए अगली अवस्था हमारी कौन सी है, अगली अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, देखिए हम यहाँ किताब की भाषा केवल पढ़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हम चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं ये केवल हम किताबी भाषा पढ़ रहे हैं, यानी किताब में भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कह सकते, और जो हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बोर्ड पे कराएंगे वहाँ भी चीज़ें आपको अच्छे से चीज़ें मिलेंगी। तो ये क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे ने 7 से 11 वर्ष तक की इस अवस्था को बताया है, 7 से 11 वर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चे अधिक व्यवहारिक एवं यथार्थवादी होते हैं। ठीक है, अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को एक नाम से और जानते हैं, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये याद रखेगा, अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर पूरा हम लिख नहीं रहे हैं, तो ये जान लीजिएगा नाम। तो बच्चे यहाँ पर अधिक व्यवहारिक एवं यथार्थवादी होते हैं, और हम देखते हैं कि बच्चों में तर्क एवं समस्या समाधान करने की क्षमता का विकास होने लगता है, और मूर्त समस्याओं का समाधान बच्चा ढूंढने लगता है, परंतु अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाते। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर जो चीज़ें बच्चों के सामने होती हैं वही चीज़ों के बारे में वो जान सकता है, उसी की समस्या का समाधान ढूंढ सकता है, और जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं तो उनको नहीं जान सकता है। ठीक है, अमूर्त समस्याओं को नहीं समझ पाता है। और बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर क्रमबद्ध वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि बच्चे चीज़ों को क्रम में लगा सकते हैं, गुण के हिसाब से भी क्रम में लगा सकते हैं, तो वर्गीकृत भी कर सकते हैं। अगली अवस्था, इस अवस्था में बच्चों के चिंतन में क्रमबद्धता नहीं होती, यानी कि बच्चों के चिंतन में या बच्चे जो सोचते हैं उसमें क्या होता है, क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है। तो ये तीसरी अवस्था हमारी खत्म हुई। फिर हम बात करते हैं चौथी अवस्था की। चौथी अवस्था और अंतिम अवस्था हमारी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, ये होती है 12 वर्ष की आयु से वयस्क होने की तक की अवस्था, यानी कि 12 से 18 मान सकते हैं। ठीक है, 12 से 18। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, क्या इसमें दी हैं कि बच्चों के चिंतन में जो है क्रमबद्धता आने लगती है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उनके अनुभव भी बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनकी समस्या समाधान की क्षमता भी बढ़ती है, जिसे पियाजे ने संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी है। इंपॉर्टेंट बनेगा आपका ये पॉइंट, पूछा जा सकता है कि संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा किसे दी गई है। तो बच्चों की आयु जैसे बढ़ती है तो उनके अनुभव बढ़ते हैं और वो समस्या समाधान की क्षमता उनमें बढ़ती जाती है, इन्हीं को संप्रत्यय चिंतन की संज्ञा दी जाती है। ओके, फिर आगे बात की गई है, पियाजे के अनुसार इस आयु के बच्चे प्रतीकात्मक शब्दों, ठीक है, रूपकों व उपमानों का आशय समझने लगते हैं, अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण करने लगते हैं। कहने का मतलब है बच्चे यहाँ पर सिंबॉलिक वर्ड्स भी समझ सकते हैं और अमूर्त प्रत्ययों का भी निर्माण कर सकते हैं, चीज़ों को, जो चीज़ें उनके सामने नहीं है उनके बारे में भी सोच सकते हैं। फिर आगे बताया गया है कि पियाजे के अनुसार प्रत्यय निर्माण की यह क्रिया अनवरत रूप से जीवन भर चलती रहती है। अनवरत यानी कंटिन्यूअस, ठीक है, बिना रुके हुए, अनवरत रूप से जीवन भर चलती रहती है, जिसका प्रकार व स्तर उसकी शिक्षा व अनुभवों पर निर्भर करता है। फिर आगे हम बात करेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को जानने के लिए बहुत उपयोगी है। इसका महत्व बालक, शिक्षक और अभिभावकों के लिए भी विशेष रूप से होता है। तो ये पियाजे के सिद्धांत में हम देखा। अब देखिए पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा से रिवीजन भी हो रहा है यहाँ पर, इस बुक में यही चीज़ें अच्छी हैं। तो इस बुक में क्या चीज़ें दिया है, पुनरावृत्ति दिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक संवेदी गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है ये। प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 साल। और यहाँ पर 12 से 18 दिया है, तो 11 या 12 ऐसे ही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर दिया संवेदी पेशी को मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो 6 अवस्थाओं में बांटा गया है, और जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। फिर हम देखते हैं आगे क्या है। आगे है अब विभिन्न अवस्थाओं में हम देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपका 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था कौन सी है, तो 7 से जो 11 वर्ष तक की आपकी अवस्था है वो क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसको हम अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक भी कह सकते हैं, ये याद रखिएगा। और सारी चीज़ें जब बोर्ड पे हम पढ़ाएंगे एकदम स्पष्ट करेंगे, आपको कहीं और से समझने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो इसमें हम जो बुक में लिखा है वही चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, संवेगात्मक विकास क्या होता है। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, देखिए हमने संज्ञानात्मक विकास जान लिया, अब देखते हैं हम संवेगात्मक विकास। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है कि संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए आवश्यक है।
यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है, उसी से उसके व्यक्तित्व निर्माण में सहायता मिलती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, सीधे सीधे एक बार और सुनिए। संवेगात्मक विकास मानव जीवन के विकास व उन्नति के लिए सहायक है। यह विकास मानव जीवन को बहुत प्रभावित करता है, उसी से उसके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता मिलती है। जब व्यक्ति अपने संवेग जैसे क्या होता है, भय, क्रोध और प्रेम, ठीक है, भय, क्रोध और प्रेम और भी संवेग होते हैं, आदि का सही से प्रकाशन करना सीख जाता है तो उससे संवेगात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट, जो चीज़ें हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। तो शिशुओं में संवेगात्मक विकास धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है। ठीक है, शिशुओं का जो संवेगात्मक विकास है धीरे धीरे अस्पष्टता की ओर होता है और विशिष्ट संवेग मंद गति के स्वभाव के साथ जुड़ता है। हमारी शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में भी तीव्रता आती है। ठीक है, तो ये लाइन आप इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि शारीरिक आयु के साथ साथ संवेगात्मक विकास में भी तीव्रता आती है। अब देखिए संवेग के प्रकार क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। जन्म के समय में बच्चों में कौन सा संवेग होता है, उत्तेजना का। 1 माह में पीड़ा व आनंद का भी वो संवेग उसमें आने लगता है। 3 माह में बच्चा क्रोध भी करने लगता है। ये सारे संवेग हैं, संवेग के प्रकार हैं, याद रखिएगा। 4 माह में बच्चा अपनी परेशानी भी थोड़ा बहुत बताने लगता है या समझने लगता है। और 5 माह में बच्चा किसी चीज़ से डरने लगता है, डरने वाली कोई चीज़ अचानक उसके सामने आ जाए तो इन सभी चीज़ों से वो डरने लगता है। 10 माह में वो प्रेम को भी थोड़ा बहुत समझने लगता है कि उसकी मम्मी कौन है, मम्मी के प्रति प्रेम है, ये सारी चीज़ें हैं। और 15 माह में वह ईर्ष्या करने लगता है, जैसे उसकी मम्मी के पास कोई और बैठ ना पाए। ठीक है, तो थोड़ी ईर्ष्या की भावना, जो चीज़ें हों हमारे लिए ही हों। तो 15 माह में बच्चे में ऐसी चीज़ें आती हैं और 24 माह में बच्चा खुश और प्रसन्न रहने लगता है। तो ये सारी जो हैं, ये सारे क्या हैं, संवेग हैं जो आपके बताए गए हैं। जन्म के समय उत्तेजना, 1 माह में पीड़ा आनंद, 3 माह में क्रोध और 4थे माह में परेशानी, 5वें माह में भय, 10वें माह में प्रेम, 15वें माह में ईर्ष्या और 24 माह में खुशी और प्रसन्नता। ये सारे संवेग बच्चों में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं शैशवावस्था मुख्यतः क्या लिखा हुआ है कि शैशवावस्था मुख्यतः भय, क्रोध और प्रेम आदि 3 ही संवेगों का विकास होता है। देखिए मुख्य रूप से तो यही 3 संवेग आते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। बच्चा किसी चीज़ से डरने लगता है, बच्चे को थोड़ा प्रेम रहता है, प्रेम संवेग, और क्रोध आने लगता है बच्चों को। तो इसमें थोड़ा बहुत बच्चे अपने लिए ही चीज़ों को करते हैं, इससे थोड़ा क्रोधित होने लगते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे क्या है, शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने संवेगों को बदलते रहते हैं और कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं और कभी कभी दोनों प्रकटीकरण एक ही साथ करने। कभी देखा होगा अपने छोटे बच्चों को, रोएंगे फिर हंसेंगे फिर साथ में रोएंगे भी हंसेंगे भी, सारी चीज़ें एक साथ ही करने लगते हैं। और शैशवावस्था के अंतिम चरण में वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वातावरण संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है शैशवावस्था के अंतिम चरण में। चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे है बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास। बाल्यावस्था में जो है इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, फिर हम जानते हैं इस अवस्था में संवेगों में अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बाल्यावस्था में बच्चों के संवेग में जो है अस्थायित्व आना प्रारंभ हो जाता है। बच्चा संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। ठीक है, वह प्रत्येक क्रिया के प्रति ईर्ष्या, प्रेम, घृणा और प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रकट करने लगता है। यानी कि बच्चे में यहाँ पर संवेग में स्थिरता आ जाती है, अस्थायित्व आ जाता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं बाल्यावस्था में ही क्या और है। तो बाल्यावस्था में और चीज़ें कही गई हैं कि माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वह हाँ या ना कहकर चुप रहता है। ठीक है, हाँ या ना कहकर चुप रहता है। बाद में झूठ बोलकर अपने को उपेक्षा से बचाता है। यानी कि बच्चों से जब कोई कार्य कहा जाता है तो उस समय हाँ या ना में उत्तर दे देते हैं वो, उसके बाद उस कार्य से बचने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इस अवस्था के अंतिम चरण में संवेगों पर नियंत्रण करना बालक सीख जाता है। यानी कि इस अवस्था के अंतिम चरण में बालक जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तो बाल्यावस्था की अवस्था क्या थी, 5 से 12 साल इस बुक में दी हुई है आपके। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। फिर आगे हम देखते हैं किशोरावस्था की बात करते हैं। किशोरावस्था में क्या है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। तो किशोरावस्था में प्रवेश करने पर किशोर या किशोरी से अनुशासित जीवन व्यतीत करने की आशा की जाती है। लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा वो अनुशासन में रहे, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। ठीक है, पर परिणाम ठीक इसके विपरीत होता है। अगर बच्चों पे ज़्यादा शासन किया जाए, देखिए यहाँ पर किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चे थोड़ा विरोधी हो जाते हैं। ठीक है, हम उन्हें ना तो बालकों की कोटि में रखते हैं और ना ही बड़ों की कोटि में रखते हैं। इस अवस्था में सबसे अधिक संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा संवेगात्मक अस्थिरता किस अवस्था में पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं किशोरावस्था में, क्योंकि यहाँ
ना बालक को, जो बालक होता है ना उसको बालक ही समझा जाता है, ना उसको वयस्क ही समझा जाता है, तो बीच की कोटि में वो रहता है, तो इस वजह से उसे थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। किशोर या किशोरी प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग अस्थायी रूप से धारण कर लेते हैं। वह इन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। बच्चे यहाँ पर क्या है, इस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अतः सामान्यतः अन्यायी व्यक्ति के प्रति क्रोध, दुखी व्यक्ति के क्रोध व दुखी व्यक्ति के प्रति दया की अभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ पर बच्चे थोड़े से दयालु हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आगे कह दिया, किशोर किशोरी का शारीरिक शक्ति की उनके संवेगों पर छाप रहती है। जैसे सबल व स्वस्थ किशोर में संवेगात्मक स्थिरता व निर्बल व अस्वस्थ किशोर में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं। किशोर किशोरी अनेकों बातों के बारे में चिंतित रहते हैं। उदाहरण, अपनी आकृति, स्वास्थ्य, सम्मान, धन प्राप्ति, शैक्षिक प्रगति, सामाजिक सफलता। यानी कि बच्चे यहाँ पर चिंता करते हैं किसके बारे में, अपनी आकृति के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, सम्मान, धन, शिक्षा और सामाजिक सफलता। ठीक है, तो इस सब के बारे में क्या होते हैं, बच्चे थोड़ा सा चिंतित रहते हैं, चिंता करते हैं। फिर आगे क्या है, किशोर ना तो बालक समझा जाता है और ना ही प्रौढ़ समझा जाता है, अतः उसे अपने संवेगात्मक जीवन में वातावरण से अनुकूलन में बहुत कठिनाई होती है। यदि वह अपने प्रयास में असफल रहता है तो उसे घोर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में वो कभी कभी घर से भाग जाता है या आत्महत्या तक का शिकार हो जाता है। देखिए बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। अगर किसी चीज़ में उन्हें सफलता मिल जाती है तो खुश हो जाते हैं, अगर असफल हो गए तो फिर निराशा आ जाती है, उनमें डिप्रेशन हो जाए। ज़्यादातर आजकल के गार्जियन क्या है, बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो बच्चे आत्महत्या तक भी पहुँच जाते हैं। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं, किशोरावस्था में असाधारण रूप से शारीरिक व मानसिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो शारीरिक विकास में भी आपने जाना है। किशोर व किशोरी दोनों में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है जो कि उसे संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर जो है बच्चों में जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, चाहे बालक हों चाहे बालिका हों, उनमें काम प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है और वे संवेगात्मक व्यवहार पर बहुत अधिक उनके प्रभाव डालती है। फिर आगे क्या कहा गया है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास इतना विचित्र होता है कि किशोर और किशोरी एक ही परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार करने लगते हैं। जो परिस्थिति एक अवसर पर उन्हें उल्लास से भर देती है और वही परिस्थिति दूसरे अवसर पर उन्हें खिन्न कर देती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये हो गया हमारा संवेगात्मक विकास खत्म हो गया। इसका पुनरावृत्ति भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जन्म के बाद बच्चों की अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती है, परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ स्पष्ट होने लगती है। ठीक है, संवेग मुख्यतः 3 प्रकार के पाए जाते हैं बच्चों में, क्रोध, भय और प्रेम। ये पूछा जाता है मेन रूप से संवेग कौन से होते हैं, भय, क्रोध, स्नेह या प्रेम भी कह सकते हैं, इसे स्नेह या प्रेम भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, संवेगात्मक विकास हमने खत्म कर लिया। अब आगे हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं। आगे हमारा आता है विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास। अब इसे हम देखते हैं कि कितना बड़ा चैप्टर है, उसके बाद इसी चैप्टर को हम उठाते हैं, नहीं तो हम इसे कल करते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए हम सामाजिक विकास कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आप लोग के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखिए 23 मिनट हो गया है, चलिए शुरू ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विभिन्न अवस्थाओं में हम क्या देखते हैं, सामाजिक विकास भी देख लेते हैं। ठीक है, विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास को भी हम देख लेते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर, तो शैशवावस्था में पहले सामाजिक विकास देखते हैं। तो क्या है, शिशु जन्म से सामाजिक नहीं होता है। शिशु जो है, कोई भी शिशु है, जन्म से सामाजिक नहीं होगा। जन्म के बाद अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार सामाजिक प्रक्रिया प्रथम संपर्क में प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम शिशु के सामाजिक विकास को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी आपकी, ये जो आ रही है आगे। ठीक है, कि बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है शैशवावस्था में बच्चों का। देखिए प्रथम माह में बच्चे क्या है, ध्वनियों में अंतर करना सीख जाते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगी। और द्वितीय माह में क्या होता है कि बालक ध्वनि को पहचानने लगता है और मुस्कुराने लगता है। कोई भी उसके सामने मुस्कुराता है तो वो भी मुस्कुराता है। ठीक है, और नहीं तो खुद से भी मुस्कुराता रहता है। और तीसरे माह में क्या है, माता पिता के लिए प्रसन्नता व माता के लिए प्रसन्नता व माता के अभाव में दुखी हो जाता है बालक। तृतीय माह में कि अगर मम्मी उसके सामने रहती हैं बच्चों के तो खुश रहता है, अगर थोड़ा सा छोड़ के चली जाती हैं तो रोने लगता है। चतुर्थ माह में जो है परिवार के सदस्यों को पहचानने लगता है बालक। और पंचम माह में प्रसन्नता व क्रोध की प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है, खुश भी हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है। और छठे माह में क्या है, परिचितों से प्यार व अन्य लोगों से भयभीत होने लगता है। जैसे कि बालक है, बालक को उसके पिताजी लेकर खड़े हैं, उसके बाद पिताजी के अलावा कोई दूसरा अन्य व्यक्ति ले रहा है तो बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, और सप्तम माह में क्या होता है, अनुकरण के द्वारा हाव भाव बच्चे सीख जाते हैं। और 8वें व 9वें माह में हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों जैसे प्रसन्नता, क्रोध और भय का प्रदर्शन करना होता है।
करते हैं बच्चे। और 10वें और 11वें माह में क्या होता है, प्रतिछाया के साथ खेलना, नकारात्मक विकास, यानी कि बच्चे अपनी परछाई के साथ खेलते हैं और तो ये सारी चीज़ें होती हैं, नकारात्मक विकास होता है उनमें। और दूसरे वर्ष की अवधि में बड़ों के कार्यों में सहायता करना, सहयोग करना, सहानुभूति का विकास। देखिए बच्चे जब छोटे बच्चे होते हैं 2 साल तक के बच्चे, तो उनकी मम्मी ने अगर झाड़ू लगाया है, झाड़ू लगा रही हैं, तो बच्चे भी झाड़ू लगाने लगते हैं, अपने पापा के साथ उनका काम करवाने लगते हैं। तो ये होता है बड़े के कार्यों में सहायता करने की इच्छा उनमें रहती है। तो ये सामाजिक विकास हो गया। फिर बात करते हैं आगे हम, तृतीय वर्ष तक बालक जो है आत्म केंद्रित रहता है। ठीक है, तृतीय वर्ष तक बालक आत्म केंद्रित रहता है, वह अपने लिए ही कार्य करता है, अन्य किसी के लिए नहीं। यहाँ पर बालक क्या होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बालक किस अवस्था तक आत्म केंद्रित होते हैं, तो अगर जीन पियाजे के अनुसार पूछा जाए तो जन्म से 2 वर्ष तक आप बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। 2 या अधिक बालकों के बीच उनमें सामाजिकता का भाव विकसित होता है। इस प्रकार चतुर्थ वर्ष के समाप्त होने तक बालक बहिर्मुखी व्यक्तित्व धारण कर लेता है, बालक लोगों का जवाब देने लगता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व धारण करने लगता है, बातचीत करने लगता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु का व्यवहार बाह्य परिवेश की ओर केंद्रित हो जाता है। शिशु मित्र बनाना, विचार विनिमय करना, अपने साथियों में समायोजन करना सीख जाते हैं। इस अवस्था तक बालक जो है मित्र बनाने लगते हैं। अब हम आते हैं बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। बाल्यावस्था में सामाजिक, देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ रीडिंग करनी है इसलिए हम कर रहे हैं, बाकी चीज़ों को आपको समझा भी रहे हैं। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की बात करेंगे तो शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार, क्या लिखा है, शिशु का संसार परिवार व बालक का संसार परिवार के बाहर संगी साथी व विद्यालय होता है। तो शैशवावस्था में जो बालकों का क्षेत्र होता है, विकास का क्षेत्र होता है, केवल परिवार होता है। और बाल्यावस्था तक पहुँचते पहुँचते उनका जो है विकास का क्षेत्र हो जाता है परिवार, बाहर के संगी साथी और विद्यालय भी हो जाता है। तो बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। क्या है, फिर से एक बार लाइन पढ़ते हैं ये, बालक एवं बालिकाओं में सामाजिक जागरूकता, चेतना व समाज के प्रति रुझान होता है। वो समूह के सदस्य होने के नाते समाज या समूह के आदर्शों का पालन करते हैं। इस आयु के बच्चे बालक बालिकाएं अपने समूह से अलग अलग, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर लड़के जो है अपना ग्रुप अलग बनाते हैं और लड़कियां अपना ग्रुप अलग बनाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहने का मतलब सीधा सीधा यही है। और उन्हें खेल अधिक प्रिय होता है, वे अपने समूह में नियमों का पालन करते हैं, वो नियम बनाते हैं, उन्हीं नियम का पालन भी करते हैं बच्चे यहाँ पर। फिर आगे हम देखते हैं, इस अवस्था में बच्चे जो है मित्र बनाने लगते हैं, बच्चे यहाँ पर दोस्त बनाने लगते हैं। लड़का लड़के को दोस्त बनाएगा, लड़की लड़कियों को दोस्त बनाएंगे। और वे अधिकतर कक्षा के सहपाठी को ही मित्र बनाते हैं, अपने कक्षा के साथियों को ही मित्र बनाते हैं। ठीक है, इस आयु में बच्चे आत्मनिर्भर होने का प्रयास करते हैं। वे घर से बाहर निकलकर अन्य बालकों के साथ समय बिताते हैं, कार्य करते हैं, निर्णय भी लेते हैं। उनमें आत्मसम्मान की मात्रा भी अधिक होती है। ठीक है, मात्रा भी अधिक होती है। बाल्यावस्था में बालकों में प्रवृत्तियों, चारित्रिक गुण, नागरिक गुणों आदि का विकास होता है। वे अपने माता पिता, अध्यापक आदि के व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं और उनकी विशेषताओं को सीखते हैं। बच्चे यहाँ पर क्या होता है, अपने माता पिता को देखते हैं, अध्यापक को देखते हैं, तो उनके व्यक्तित्व से जब प्रभावित होते हैं उनकी विशेषताओं को सीखते हैं बच्चे। इस अवस्था में बच्चे आत्म केंद्रित या स्वार्थी नहीं होते हैं, बल्कि वे समाज में अपने को समायोजित करते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों में नेता बनने की भावना दिखाई जाती है। बच्चों में क्या है, लीडरशिप देखी जाती है। वह सामाजिक प्रशंसा की स्वीकृति प्राप्त करने की भी प्रवृत्ति होती है, यानी कि लोग ये चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा करें, बच्चे ये चाहते हैं। जब आप कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें एक अवस्था आपकी आती है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो वो बाल्यावस्था में ही आती है। उसका जब हम पढ़ेंगे कोलबर्ग का तो वो भी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, तो यहाँ पर बच्चा यही चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, हम किसी और कोई थोड़ा बच्चों में डर भी रहता है कोई हमारी शिकायत ना करे, और नेता बनने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है, भावना दिखाई देती है। तो ये बाल्यावस्था में सामाजिक विकास हो गया। अब हम देखते हैं किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो इनकी राह थोड़ी सी कठिन है, ये भी देखिए आप। किशोरावस्था मानव जीवन की अनोखी अवस्था होती है। उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके दृष्टिकोण न केवल अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन लाने लगते हैं। यहाँ पर बच्चे की सोच किसी में मैच नहीं खाती है, खासकर उनके माता पिता से तो बिल्कुल मैच नहीं खाती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें कहीं कहीं होती हैं, इससे उसके सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या है, पहले हम देखते हैं कि इस अवस्था में किशोर या किशोरी में आत्म प्रेम की भावना बहुत अधिक होती है। वे अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान देते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हम सुंदर लगे, हमारा वेशभूषा अच्छा हो। ठीक है, स्वयं को आकर्षक बनाने में अधिक समय व्यतीत करते हैं। यहाँ पर बालक और बालिकाएं चाहते हैं कि हम आकर्षक बने और लोग हमें ही देखें। ठीक है, इस अवस्था में किशोर और किशोरी में विषम लिंगीय आकर्षण होने लगता है।
ठीक है, वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं, वे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक रहते हैं। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे अपने समूह का सक्रिय और प्रतिष्ठित सदस्य बन जाता है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, बालक अपने समूह का सक्रिय और प्रतिष्ठित सदस्य बन जाता है और वो समूह के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। यहाँ पर थोड़ा बच्चों में क्रांतिकारी भावना रहती है। ठीक है, और इस आयु में बच्चों में आत्मसम्मान की भावना बहुत अधिक होती है और वो अपने को बच्चा ना मानकर वयस्क मानता है। यहाँ पर बच्चा जो है अपने आप को बड़ा मानता है, बच्चा नहीं मानता है। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे किशोर व किशोरी में संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति होती है। वे अपनी इच्छाओं को समाज के मापदंड के खिलाफ पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए उनमें समायोजन में अस्थिरता आ जाती है। यहाँ बच्चों का जो है सोच जो है समाज से मेल नहीं खाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और किशोर व किशोरी के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। एक बार और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। किशोर या किशोरी के अंदर सामाजिक चेतना की जागृति ही भावी राष्ट्रीय एकता व मानवीय एकता के लिए प्रारंभिक प्रयास है। पुनरावृत्ति बिंदु में क्या देखते हैं, प्रथम माह में शिशु जो है प्रतिक्रिया स्पष्ट नहीं करता है, प्रतिक्रिया जो है उसकी स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, और फिर क्या दिया है यहाँ पर, 1 वर्ष की उम्र में वह लोगों से हिल मिल जाता है, 5वें वर्ष में वह दूसरों के साथ समायोजन करने लगता है। बाल्यावस्था में बालक बालिका अपने अलग अलग समूहों का निर्माण करते हैं, वह उन्हीं के आदेशों का पालन करता है। और किशोरावस्था में सजने संवरने में विशेष रुचि होती है और विपरीत लिंगीय आकर्षण होता है। किशोरावस्था को आपको ब्यूटी एज भी कहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें से करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे आपका ये क्या होता है, सामाजिक विकास भी खत्म होता है। कल हम पढ़ेंगे भाषा विकास। ठीक है, तो आज हमने संवेगात्मक विकास यानी कि संवेगात्मक विकास और ये सारी चीज़ें पढ़ ली। कल हम पढ़ेंगे भाषा विकास और धीरे धीरे जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि चीज़ों को हम ख़त्म कर लें। ठीक है, तो वैसे पेज बहुत हैं, तो कुछ ही हमें सारे पेज पढ़ने भी नहीं है, लेकिन रीडिंग करने में हमें सब कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। आज इतनी चीज़ें हमने जान ली है। तो ये जो है आपकी ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, ठीक है, ये सीरीज़ आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो भी डीएलएड करना चाहते हैं या बीएड करना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। उन्हें पहले ही चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा थोड़ा जब हम किसी के मुँह से सुन लेते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा याद होती हैं। तो ठीक है, चलिए हम इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।